Hello students, welcome to the third lecture of carbohydrate metabolism. Myself Meghraj Sude, I am working as assistant professor at Department of Zoology. Welcome to the e-content for SYPSC Zoology semester first, that is biochemistry. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। हमने ग्लाइकोलिसिस के इंट्रोडक्शन में देखा था कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, उसमें कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने ग्लाइकोलिसिस की एग्जैक्ट रिएक्शन का स्टडी किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, कितने एनएडीएच फॉर्म होते हैं। ग्लाइकोलिसिस से जो प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, उससे वो आगे जाके कौन से कंडीशन में कैसे एक्ट करता है, कौन सी कंडीशन में कैसे रिएक्ट करता है, और उसके बाद उसका पायरुवेट का फेट क्या होते हैं, यही देखेंगे हम इस लेक्चर में। फेट यानी कि पायरुवेट आगे जाके क्या बनने वाला है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये 10 स्टेप वाली प्रोसेस है, और 10 स्टेप वाली प्रोसेस होने के कारण ये 10 डिफरेंट तरीके के एंजाइम से कैटालाइज होती है। एंजाइम से कैटालाइज होती है यानी वो एंजाइम ग्लाइकोलिसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम होता, तभी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलिसिस यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ शुगर हमने देखा था। शुगर कौन सा था हमारे पास, शुगर था ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि डिराइव हुआ था प्लांट मटेरियल से। जो कि प्रोड्यूसर थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया था। तो जो ग्लूकोज सेल के पास जाने के बाद उसका 10 स्टेप कैटालाइजेशन हुआ, 10 डिफरेंट एंजाइम्स के मदद से उसका कैटालाइजेशन हुआ, उसका ब्रेकडाउन हुआ, और हमारे पास बना पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल। ग्लूकोज क्या थी हमारी, ग्लूकोज थी हमारी 6 कार्बन वाली शुगर, और पायरुवेट था हमारा 3 कार्बन वाली शुगर। तो ग्लूकोज का स्प्लिटिंग हुआ 6 कार्बन वाली शुगर से, दो बने हमारे पास 3 कार्बन वाले पायरुवेट के मॉलिक्यूल। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेपर स्कीम हमने देखी थी कि पायरुविक एसिड का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस से बनना, ये प्रोसेस हो गई हमारी पार्शियल ऑक्सीडेशन की, यानी कि ग्लूकोज हमारा पार्शियली ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, पूरा का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं हुआ। अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता तो ग्लूकोज का कन्वर्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हो जाता। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार। हमारे पास था ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन में हमने देखा था कि ग्लूकोज के ऊपर 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड हुआ। फॉस्फेट ऐड करने वाले एंजाइम कौन से थे हमारे पास, काइनेज, और 6 कार्बन वाले शुगर के ऊपर फॉस्फेट ऐड किया, इसीलिए एंजाइम का नाम अपने रखा एक्सोकाइनेज। फॉस्फेट कहां से लिया इन्होंने, एटीपी से। दिस इज आवर एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, यहाँ से हमारी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज का स्टार्टिंग यहाँ से हुआ। तो सेकंड स्टेप में हमने देखा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन हुआ, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ, तो इसीलिए हमने नाम रखा फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी कि फ्रुक्टोज के ऊपर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन के ऊपर, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट का एडिशन हुआ। उस फॉस्फेट का एडिशन करने वाले कौन से एंजाइम, काइनेज, इसलिए एंजाइम का नाम रखा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर उन्होंने फॉस्फेट ऐड किया। बाइफॉस्फेट इसीलिए क्योंकि एक फॉस्फेट हमारे पास पहले से था, उसके बाद सेकंड फॉस्फेट इन्होंने काइनेज एंजाइम ने कहां से लिया, एटीपी से लिया। उसके बाद हमारे पास बना फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। थर्ड स्टेप में हमने देखा था कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्डोलेज फॉर्मेशन हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसी को शॉर्ट में हमने कहा था DHAP। मतलब यहाँ पे जो है वो शुगर का एक्चुअल स्प्लिटिंग हुआ, जो भी ग्लाइकोलिसिस नाम रखा था, एक्चुअल स्प्लिटिंग इस स्टेज में यहाँ पे होता है। स्प्लिट्स इनटू 6 कार्बन शुगर, यहाँ पे एक्चुअली स्प्लिट्स इनटू दो 3 कार्बन शुगर में यहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ। उसके बाद
उसके बाद हमको जो भी एनर्जी इन्वेस्ट की थी वो हमको वापस मिलेगी और एटीपी का फॉर्मेशन अगली स्टेप में हो जाएगा। अगली स्टेप में क्या होता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दो मॉलिक्यूल थे। उसके बाद डीएचपी का फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्शन हुआ। एंजाइम कौन सा लगा? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ये सब एंजाइम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल का कन्वर्शन हुआ 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे NAD पॉजिटिव का कन्वर्शन हुआ NADH, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हुआ। एंजाइम कौन सा लगा था हमारे पास? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। हाइड्रोजन का रिमूवल होने के बाद हाइड्रोजन किस पे ऐड हुआ? NAD पॉजिटिव पे। NAD पॉजिटिव पे एडिशन हुआ तो फॉर्मेशन ऑफ NADH, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और यहाँ पे NAD पॉजिटिव के पास बना तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ NADH का। उसके बाद इसका इस 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट बनने के बाद एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हुआ, इसीलिए हमने अगले सब्सटेंस को नाम दिया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम कौन सा लगा यहाँ पे? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। दो एटीपी के मॉलिक्यूल का कन्वर्शन किया 2 एटीपी के, मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट एटीपी का गेन हुआ। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम लगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यानी कि फॉस्फेट की पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर दिया गया। उसके बाद वाटर का रिमूवल हुआ। वाटर का रिमूवल करने वाले एंजाइम इनोलेज, इनोलेज ने 2 फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट किया। फॉस्फोइनोल पायरुवेट का कन्वर्शन फिर से पायरुवेट में हुआ। एंजाइम था पायरुवेट काइनेज। काइनेज ने क्या किया? दो एडीपी से दो एटीपी का चार्ज किया और फॉर्मेशन हुआ हमारे पास 2 एटीपी का। यानी कि हमारे पास इस प्रोसेस में एटीपी इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? एटीपी इन्वेस्टमेंट मतलब एटीपी कितनी लगी हमको? एटीपी लगी हमको 2 एटीपी। एक यहाँ पे लगी एटीपी, एक यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन हमने किया, एटीपी का इन्वेस्टमेंट किया। इसीलिए एटीपी इन्वेस्टमेंट हम लिखते हैं कि 2 एटीपी का यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट हुआ। और एटीपी हार्वेस्टेड कितना हुआ? मतलब एटीपी हमारे पास गेन कितना हुआ? एटीपी गेन कितना हुआ यहाँ पे हमारे पास? यहाँ पे 2 एटीपी यहाँ पे बने थे और 2 एटीपी, मतलब टोटल हमारे पास बना है 4 एटीपी का गेन। मतलब एटीपी गेन यानी एटीपी हार्वेस्टेड। एटीपी इस प्रोसेस से कितने हार्वेस्ट किया हमने? 4 एटीपी का हार्वेस्टमेंट किया। उसके बाद NADH2, NADH2, NADH प्लस H पॉजिटिव को हम NADH2 भी कह सकते हैं। NADH2 कितने फॉर्म हुए? यहाँ पे दो NADH2 फॉर्म हुए। दो NADH, हमने कहा था कि एक NADH जो है वो इक्विवेलेंट है 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP। So यहाँ पे कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ हमारे पास? यहाँ पे 3 into 2 is equal to formation of 6 ATP, ultimately 6 ATP। तो रिएक्शन को काउंटर बैलेंस करते हैं। एटीपी इन्वेस्टमेंट कितना था हमारे पास? 2 एटीपी का इन्वेस्टमेंट किया और मिला कितना हमको? 4। तो 2 एटीपी इस 4 एटीपी से माइनस करते हैं क्योंकि हमने 2 एटीपी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो हमारे पास कितनी बची? 2 एटीपी। तो नेट गेन हमारे पास कितना हुआ? नेट गेन हुआ हमारे पास 8 एटीपी का, जो कि हमने आपको होमवर्क दिया था कि कैलकुलेट हाउ मच एटीपी मॉलिक्यूल्स नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो समझ में आया आपको? ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिएक्शन देख लीजिए। उसके बाद होमवर्क था, अभी आपने एक्सप्लेन कर लिया कि हाउ मच एटीपी इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फिर से एक बार देखते हैं कि नेट रिएक्शन हमारी क्या थी। हमने क्या लिया था? सबस्ट्रेट हमारा कौन सा था? ग्लूकोज। हमारे पास सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कौन सा बना? हमने वेरियस एंजाइम का यूज करके 10 स्टेप प्रोसेस यूज करके हमारे पास बना 2 पायरुवेट। पहले 2 स्टेप में जो हमने किया था 2 एटीपी का इन्वेस्टमेंट, उसके बाद 2 NAD पॉजिटिव का इन्वेस्टमेंट किया था। 4 एटीपी हमको लगे थे। 4 एटीपी का कन्वर्शन हमने क्या किया था? 4 एटीपी में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास लगे थे जो कि यहाँ पे जाके अटैच होते हैं। ठीक है, तो
उसके बाद हमारे प्रोडक्ट में क्या था, हमको गेन हुआ 2 एडीपी का, 2 एनएडी पॉजिटिव का, 2 हाइड्रोजन आयन का और 4 एटीपी का, और हमारे पास इनोलेज एंजाइम की मदद से 2 वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हुआ। तो चलिए इस रिएक्शन को कैंसिल करते थे। बचपन में हम पढ़ते थे कि रिएक्शन को कैंसिल कैसे करते हैं, रिएक्शन को काउंटर बैलेंस कैसे करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो सेम सेम टर्म है दोनों साइड की, वो हमको कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 एटीपी का कैंसिल करते हैं और यहाँ से 2 एटीपी कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास कितने बचे, 2 एटीपी यहाँ पे हमारे पास बचे। ठीक है, तो 4 एडीपी, एडीपी यहाँ पे भी है, एडीपी यहाँ पे भी है। 2 एडीपी से यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 एडीपी हमारे पास यहाँ पे बचेंगे। तो नेट गेन में कैंसल करने के बाद कॉमन टर्म्स हमारे पास जो है वो ऐसी रिएक्शन बनती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि टोटल गेन में हमारे पास है 2 एटीपी और 2 NADH। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी नेट रिएक्शन जो है ग्लाइकोलिसिस की होगी। उसके बाद जो है पायरुवेट बनने के बाद हमने कहा था कि पायरुवेट जो है वो एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके वो साइट्रिक एसिड साइकिल को चलाएगा। पर उससे पहले पायरुवेट का कन्वर्शन होगा एसिटिल कोएंजाइम में, जिसमें जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का लॉस होगा। तो ये जो है वो ये होता है एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में। पर हमने देखा था कि सेल के पास सेल्स जो है वो एरोबिक कंडीशन में भी रह सकती है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हमने कहा था कि इट इज यूबिक्विटस पाथवे, ये जो है वो हर सेल में चलता है। हर सेल में एनर्जी के लिए ग्लाइकोलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास ग्लूकोज का, जैसे ग्लाइकोलिसिस में एंटर हुआ, ग्लूकोज का कन्वर्शन हुआ पायरुवेट में। हमने देखा था पिछले क्लास में कि सेल के पास दो कंडीशन हो सकती है। सेल के पास हो सकती है एरोबिक कंडीशन, यानी कि सेल के पास हो सकता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो सकता है सेल के पास। सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट अगर होगा तो वो पायरुवेट एंटर करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या चलेगी, क्रेब्स साइकिल चलेगी। क्रेब्स साइकिल में जो भी इलेक्ट्रॉन फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रन होंगे और ग्लूकोज की बाकी की ट्रैप एनर्जी को जो है यहाँ पे हार्वेस्ट किया जाएगा और खूब सारे एटीपी हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होंगे। पर पायरुवेट जो है, हमने कहा था कि पायरुवेट विदाउट ऑक्सीजन कंडीशन में ये जाता है, एंटर करता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। तो सेल को ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि सेल को पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनाना पड़ा या लैक्टेट बनाना पड़ा या अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ, पायरुवेट की ऐसी दो तरीके की फेट, यानी कि पायरुवेट का दो तरीके का फ्यूचर हमारे पास ऐसा क्यों बना, तो ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो pyruvic acid have three major fates according to type of cell and a condition where the cell is present. सेल किस कंडीशन में प्रेजेंट होगी, सेल ऑक्सीजन वाली कंडीशन में प्रेजेंट होगी या सेल के पास विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन सेल के पास अब्सेंट रहेगा, इस कंडीशन में प्रेजेंट होगी। इसके ऊपर जो है वो पायरुवेट का फेट डिसाइड किया जाता है। पायरुवेट जो है वो बेसिकली 3 फेट में जा सकता है, यानी पायरुवेट के जाने के आगे के रास्ते कौन तय तय करता है कि सेल की कंडीशन क्या है, सेल किस कंडीशन में प्रेजेंट है, सेल ऑक्सीजन वाली प्रेजेंट में कंडीशन है या सेल एनारोबिक कंडीशन में प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन अब्सेंट है। इसके ऊपर जो है वो पायरुवेट का फ्यूचर यानी कि पायरुवेट का फेट जो है वो डिसाइड होता है। तो पायरुवेट का फेट, पायरुवेट का फेट हमने कहा है कि पायरुवेट के फेट 3 तरीके के होते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है या हो सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो दोनों प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है ऑक्सीजन के अपसेट में, यानी कि एनारोबिक कंडीशन में ये जो दोनों प्रोसेस हो सकती है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो पायरुवेट सीधा एंटर होगा एसिडिल कोएंजाइम फॉर्म होके क्रेब्स साइकिल में। तो देखते हैं कि सेल को ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि सेल को जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कराना पड़ा, सेल को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराना पड़ा, यानी कि पायरुवेट का लैक्टेट में सेल को कन्वर्शन कराना पड़ा, ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान हमारे पास NADH का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्लस H पॉजिटिव के आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे
होता है। अब NaDH प्लस को हमको जो है वो रीजनरेट कराना पड़ेगा, यानी NaDH का कन्वर्शन फिर से हमको NAD पॉजिटिव में कराना पड़ेगा, ताकि वो फिर से ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जाके उसका वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, यानी कि उसका फिर से वो उसके रिड्यूस स्टेट में आ सके। यानी कि देखिए फिर से एक बार देखते हैं प्रोसेस को। यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे NaDH का फॉर्मेशन किया था। एक बार इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमने NaDH का फॉर्मेशन किया था। अब ये NaDH अब फिर से सेल में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी, फिर से ग्लूकोज आएगा, तो फिर से क्या लगेगा हमको, NAD पॉजिटिव आयन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे 2 NAD पॉजिटिव आयन की रिक्वायरमेंट हमको थी, तो यही NADH क्या करता है, यही NADH क्या होता है, ये NADH ETS में एंटर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन को, इसके H पॉजिटिव आयन को ये डोनेट करता है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसके बाद ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये H पॉजिटिव आयन के साथ मिलके, सॉरी, इस तरीके से H पॉजिटिव आयन के साथ मिलके वाटर के फॉर्म में ये रिलीज होता है। यानी कि ETS में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द ETS सिस्टम। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन गेनर, मतलब डोनेट डोनेट करने वाला कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है हमारे पास NaDH। तो NaDH का हमारे पास रीऑक्सीडेशन प्रोसेस होना जरूरी है, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से NaDH का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, और NAD पॉजिटिव बनना जरूरी है। तो हमने कहा था कि ETS कहाँ पे चलती है, ETS चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अब्सेंट होता है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, फिर से उसका रीजनरेशन करने के लिए पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कराना पड़ता है, पायरुवेट को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कराना पड़ता है। देखते हैं वो किस तरीके से कन्वर्ट कराता है। अगर NAD, आप बोलोगे सर हमारे पास सेल में तो बहुत सारे NAD पॉजिटिव प्रेजेंट रहेंगे, तो क्या होगा, तो ये जो NAD पॉजिटिव है वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है, और वहां पे घूम के फिर से उसका NADH का फॉर्मेशन होता है, फिर से ETS में जाके वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फिर से उसका NAD पॉजिटिव में फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस चलती है। अगर सेल के पास, उस सेल में ETS नहीं चलेगी, उस सेल में अगर ऑक्सीजन अब्सेंट रहेगा, ऑक्सीजन जो है वो, हमने कहा था ETS चलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब सेल अगर एनारोबिक कंडीशन में है, सेल अगर ऑक्सीजन के ऑब्सेंट में है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन यहाँ पे ऑब्सेंट है, इसीलिए वो NADH इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा, ये प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए सेल को मजबूरन क्या करना पड़ता है, सेल को मजबूरन पायरुवेट का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में कराना पड़ता है या फिर अल्कोहल में कराना पड़ता है। देखते हैं हम वो रिएक्शन आगे किस तरीके से होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो आप रिवाइज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस कौन कौन से कंडीशन में प्रोसेस होती है, सिर्फ एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन के ऑब्सेंट में जो है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक में ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, पायरुवेट नीड टू बी एंटर इन ETS। ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में स्प्लिटिंग होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, पायरुवेट को जो है वो ETS में जाना पड़ता है। तो ETS को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है एनारोबिक कंडीशन में, तो ETS भी नहीं चलेगी और पायरुवेट जो है वो ETS में भी नहीं जा सकता। अंडर हाइपोक्सिक कंडीशन, हाइपोक्सिक यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंट में, हाइपो मतलब कम होना, अंडर हाइपोक्सिक कंडीशन एज इन वेरी एक्टिव स्केलेटल मसल्स। एक्टिव स्केलेटल मसल्स यानी कि जब हम दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद हमको क्या होता है कि हमको
धाप जैसी लगती है, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है हमारे बॉडी में, तो सेल के पास कम ऑक्सीजन कंडीशन प्रेजेंट होता है, तो वहां पे भी जो है वो हाइपोक्सिक कंडीशन फॉर्म होती है, यानी कि ऑक्सीजन वहां पे रिड्यूस होता है। इन सबमर्ज प्लांट से, सबमर्ज यानी कि पानी के अंदर जो प्लांट की टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, तो पानी के अंदर जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन तो नहीं पहुंच सकता, तो वहां पे भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो सकती है। एंड इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो एनारोबिक कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, एनारोबिक एनारोबिक कंडीशन में ग्रो होते हैं। NADH is generated by glycolysis cannot reoxidize by O2। reoxidize मतलब वो जो है NADH का फॉर्मेशन NAD पॉजिटिव में यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो ईटीएस नहीं चलेगी, अगर ईटीएस नहीं चलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, वो इलेक्ट्रॉन फाइनल, क्योंकि हमारा पास फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो है O2। मतलब NADH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, O2 गेन करता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन इन द ईटीएस। तो इस वजह से जो है NAD पॉजिटिव बनता है। NAD पॉजिटिव जो है वो फिर से ग्लाइकोलिसिस में जाके NADH का फॉर्मेशन कराता है, तो ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस चलती है। पर एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, इसीलिए ईटीएस नहीं चलती है, इसीलिए NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन कराने के लिए जो है वो हमारे पास फर्मेंटेशन की प्रोसेस प्रेजेंट है। ये सेल की मजबूरी है, ये सेल ने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि सेल को ग्लाइकोलिसिस चलानी है। सेल के लिए ग्लाइकोलिसिस इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस का ब्रेकडाउन सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराना उस सेल के लिए एनारोबिक कंडीशन में मस्ट है। तो यहाँ तक समझ में आया। अगला पॉइंट देखते हैं, फेलियर ऑफ रीजनरेट NAD वुड NAD positive would leave the cell with no electron acceptor for the oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate। इस स्टेप में ग्लाइकोलिसिस की इस स्टेप में ऑक्सीडेशन की जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो एक्सेप्ट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए हमको NAD पॉजिटिव का रिजनरेशन कराना जरूरी है। एंड द एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस वुड स्टॉप। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस स्टॉप होगी। ग्लाइकोलिसिस अगर स्टॉप होगी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी मतलब सेल का मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा, तो ये प्रोसेस है, ये सेल के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन मस्ट है, इसीलिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस चलाना सेल की मजबूरी है इन दी एनारोबिक कंडीशन। तो पायरुवेट, तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस से बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास बनते हैं। तो एनारोबिक कंडीशन में बनने वाले प्रोडक्ट, हर एक सेल एस्पार्गिलस जो कि एक प्रकार की ईस्ट है, लैक्टोबैसिलस ये जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और सैक्रो सैक्रोमाइस जो कि एक प्रकार का माइक्रोब है, ये जो है वो क्या करते हैं, पायरुवेट का कन्वर्शन वेरियस प्रोडक्ट्स में करने के लिए मदद करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, ये जो है वो हमारे हमारे लिए एक बेनिफिशियल प्रोसेस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल प्रोसेस है। इस प्रोसेस की मदद से हमारे पास सोया सॉस बना सकते हैं, हम चीज बना सकते हैं, बियर का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, इथेनॉल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से हम ब्रेड्स बना सकते हैं। स्पंजी ब्रेड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन, yeast and the other organism ferment glucose to ethanol and carbon dioxide rather than to lactate। लैक्टेट में ये प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, लैक्टिक एसिड कहाँ पे बनता है, हमने कहा था लैक्टिक एसिड बनता है हमारे पास एक्टिव स्केलेटल मसल्स में, एक्टिव स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। और देखेंगे हम और लैक्टिक एसिड कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की हम पहली प्रोसेस देखते हैं कि फर्मेंटेशन में इथेनॉल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो ग्लूकोज का फर्स्ट कन्वर्शन पायरुवेट में होने के बाद ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से पायरुवेट जो है वो इथेनॉल और Ca2 में कन्वर्शन होता है। तो इस कन्वर्शन के लिए दो स्टेप हमारे पास है। यहाँ पे देखेंगे हम कि NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन
किसी लिए हुआ था, Na पॉजिटिव का रीजनरेशन किस तरीके से हुआ था, जो अल्टीमेट एम है हमारा फर्मेंटेशन का। तो फर्मेंटेशन हमारे पास क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमको Na पॉजिटिव का रीजनरेशन यहाँ पे कराना है। Na पॉजिटिव क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस इस टाइम कुछ ऑर्गेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस होती है। तो पायरुवेट जैसे ही ग्लाइकोलिसिस में बनता है, तो पायरुवेट बनने के बाद पायरुवेट का कन्वर्शन होता है एसिटाल्डिहाइड में। फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल इज अ टू स्टेप प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज अ वन स्टेप प्रोसेस। ये सेंटेंस जरूर याद रखिएगा। पायरुवेट का कन्वर्शन एसिटाल्डिहाइड होने के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। आपको पता था हमने पहले लेक्चर में कि एंजाइम का नाम कैसे रखते हैं, कि उसके एक्टिविटी के ऊपर रखते हैं, उसकी एक्टिविटी वो क्या करता है उसके ऊपर एंजाइम का नाम रखते हैं। तो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज ये एंजाइम है। डी कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने वाला। डी का मतलब होता है रिमूव करने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने वाला पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। और थायमीन पायरोफॉस्फेट को एंजाइम यहाँ पे रखता है, यहाँ पे टीपीपी का मतलब होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। और एंजाइम को कुछ आयंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसकी एक्टिविटी जो है वो फास्ट चल सके। तो यहाँ पे आयंस कौन सा रखता है, Mg डाई पॉजिटिव। तो कोएंजाइम हमारे पास था यहाँ पे कोएंजाइम टीपीपी मतलब थायमीन पायरो फॉस्फेट। थायमीन पायरोफॉस्फेट के साथ साथ हमारा मेजर एंजाइम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल किया। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करने के बाद हमको बना एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के ऊपर कौन करेगा, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज काम करेगा। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज यानी कि हाइड्रोजन आयन का रिमूवल करने वाला। तो अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज और NaDH का कन्वर्शन हमारे पास होगा Na पॉजिटिव में। डीहाइड्रोजनेज मतलब हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाला। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन का भी रिमूवल हुआ। हाइड्रोजन आयन का रिमूवल हो गया मतलब NaDH का कन्वर्शन हुआ Na पॉजिटिव में। तो ये Na पॉजिटिव में, ये Na पॉजिटिव फिर से एंटर करेगा ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में एंटर होने के बाद ये जो है वो फिर से NaDH में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी तरीके से सेल ने क्या किया, ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप होने से बचा लिया। तो इथेनॉल का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हुआ, हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद सिंपल से देखने के लिए देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया था। फिर से एक बार देखते हैं कि ग्लूकोज का कन्वर्शन हमने क्या किया था, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। तो नेट में हमने क्या किया था, नेट नेट गेन कितना हुआ था हमारे पास, 2 एटीपी का, और 2 NADH का नेट गेन हमारे पास हुआ था। तो जैसे कि हमने कहा था कि एनारोबिक कंडीशन में NADH का रीऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। NADH NAD पॉजिटिव में फिर से फॉर्म नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने किस लिए किया, फर्मेंटेशन NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन के लिए किया ताकि ग्लाइकोलिसिस स्टॉप ना हो जाए। अगर आप यही डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो आपको थ्योरी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बने, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हमारे पास बने। 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल से यहाँ पे कौन सा एंजाइम था हमारे पास, अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेस। पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे एंजाइम था पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम था। और एसिटाल्डिहाइड से अल्कोहल बना, इसलिए अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो NAD मॉलिक्यूल, 2 NADH मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लॉस होके, इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव लॉस होके हमारे पास बना है फिर से 2 NADH, 2 NAD पॉजिटिव, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD पॉजिटिव। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से ग्लाइकोलिसिस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मानो कि ये प्रोसेस हमारे पास नहीं होती है, तो ये प्रोसेस हमारे पास नहीं होती है तो फिर से NAD पॉजिटिव हमारे पास नहीं बनेगा, ये यहाँ पे नहीं जा सकता ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लाइकोलिसिस में नहीं जा सकता तो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे स्टॉप हो सकती थी। अगर ग्लाइकोलिसिस स्टॉप ना हो, इसीलिए सेल ने क्या किया,
फर्मेंटेशन की प्रोसेस को चलाया ताकि NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन हमारे पास हो सके। तो यही अल्टीमेट एम था फर्मेंटेशन का। अब फिर से एक बार देखते हैं कि ग्लूकोज का कन्वर्शन हमने क्या किया, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में किया, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल का हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया, दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बने, दो इथेनॉल बने। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हमारे पास NADH का फॉर्मेशन हुआ था। इस NADH को हमको फिर से क्या कराना है, रीऑक्सीडाइज कराना है। फिर से NADH पॉजिटिव का हमने NAD पॉजिटिव में रीऑक्सीडाइजेशन किया। तो ये थी यहाँ तक प्रोसेस इथेनॉल की फॉर्मेशन की। क्यों इस सेल ने फर्मेंटेशन को किया। अब एनिमल सेल में क्या होता है, स्पेशली मसल सेल में जब हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद हमको ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हम हांफने लगते हैं, हमारे पास फटीग कंडीशन होती है। तो ये फटीग कंडीशन मतलब हमको थकान क्यों महसूस होती है, मसल में जलन क्यों महसूस होती है, फटीग कंडीशन क्यों यहाँ पे हमारे पास महसूस होती है, क्योंकि हमारे पास मसल में लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इन दी हाइपोक्सिक कंडीशन हमारे पास लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमको थकान महसूस होती है, इसीलिए हमको फटीग आते हैं, ऐसे चक्कर से आने लगते हैं। ठीक है। तो इन एनिमल सेल्स स्पेशली मसल सेल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज। उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो आपको पता है कि कौन सी प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज एडिक्वेट फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है। जो पायरुवेट है वो ETS में नहीं जा सकता। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 यहाँ पे कम प्रेजेंट है। देन द पायरुवेट एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का यहाँ पे फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एंजाइम कौन सा होता है यहाँ पे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। मतलब पायरुवेट का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में यहाँ पे होता है और NADH का फिर से रीऑक्सीडाइजेशन होता है और फॉर्मेशन होता है NAD पॉजिटिव का। ओके, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इसने लैक्टेट ने गेन किया, इसीलिए इसको बोला है कि पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। ऑक्सीडेशन मतलब हमने कहा था ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस है। ठीक है। तो ग्लूकोज से हमने दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनाए। दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनाते बनाते हमारा टोटल एटीपी का गेन कितना था, 2 एटीपी का गेन था। और हमारे पास साथ साथ में 2 NADH बने। मसल्स में हाइपोक्सिक कंडीशन हुई, मतलब ऑक्सीजन कम हुआ, तो क्या हुआ, पायरुवेट ने लैक्टेट का फॉर्मेशन किया, क्योंकि NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन कराना था। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हमारे पास स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ग्लाइकोलिसिस स्टॉप नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन यहाँ पे किया। अब ये जो लैक्टेट के मॉलिक्यूल है, ये लैक्टेट ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये पहुंचता है लीवर की तरफ। लीवर में ये जो है वो जमा होता है। लीवर में जमा होने के बाद जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जब ऑक्सीजन एडिक्वेट कंडीशन में आएगा, जब हम हाँफने लगते हैं, जब हम सांस हमारी तेज होती है, तो क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। अब ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन लीवर तक भी पहुंचेगा ना। तो लीवर में ऑक्सीजन जाने के बाद, ऑक्सीजन एडिक्वेट कंडीशन होने के बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या होता है, लैक्टेट का फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्शन होता है। अब आपको पता है कि ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्शन होने के बाद वो क्या है, फिर से क्या होता है, वो फिर से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोराय साइकिल। अब कोराय साइकिल हम एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं कि यहाँ पे हुआ हमारे पास ग्लूकोज था। ग्लूकोज से क्या हुआ, हमारे पास एनॉक्सिक कंडीशन डेवलप हुई, हाइपोक्सिक कंडीशन यहाँ पे डेवलप हुई, हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप हुई। तब तक हमारे पास ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तब तक पायरुवेट बना। NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन कराना था, इसीलिए हमने लैक्टेट का फॉर्मेशन किया। लैक्टेट का फॉर्मेशन किया, ये किस कंडीशन में हुई, मसल हाइपोक्सिक
कंडीशन में वो लैक्टेट का फॉर्मेशन किया, तो ये लैक्टेट कहाँ पे जाएगा, लीवर की तरफ, लीवर की तरफ एनॉक्सिक कंडीशन में। ठीक है, जब ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, तो लीवर क्या करेगा, फिर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी साइकिल को बोलते हैं, दिस साइकिल इज कॉल्ड एज कोराय साइकिल। सिलेबस में नहीं है पर नॉलेज के लिए आपको पता होना जरूरी होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं कि लैक्टेट का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि हमको NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन कराना था। जब हमने ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाया, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनने के बाद NAD पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन हुआ, NAD पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उसने हाइड्रोजन का एक्सेप्ट किया, तो उसका रिडक्शन हुआ। तो इसका रिडक्शन होने के बाद हमको उसको रीजनरेट कराना था। रीजनरेट होने के लिए ये क्या होता है, ETS के पास जा सकता है, पर ऑक्सीजन कम है मसल्स में, तो ETS के पास जा नहीं सकता, ETS परफॉर्म नहीं हो सकती है। तो क्या हुआ, NADH का फिर से रीऑक्सीडाइजेशन हुआ NAD पॉजिटिव में, ताकि ग्लाइकोलिसिस स्टॉप ना हो। एंजाइम कौन सा लगा हमारे पास, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, मतलब हाइड्रोजन आयन का रिमूवल किया और NAD पॉजिटिव बना, इसीलिए हमने कहा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम यहाँ पे लगा। फिर से एक बार देखते हैं अच्छे से। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन द पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने कहा था कि एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट से या तो मसल्स में या तो एनिमल सेल्स में लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। अब तीसरी फेट देखते हैं हम, पायरुवेट की। पायरुवेट की तीसरी फेट हम देखने वाले हैं कि पायरुवेट, तो हम अब देखते हैं कि पायरुवेट की तीसरी फेट हमारे पास क्या होगी। पायरुवेट पायरुवेट हमने कहा था कि पायरुवेट जो है वो अब एंटर होगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल हमने कहा था, लोकेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल इज माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा मतलब उस कंडीशन को हमने कहा था इट इज एरोबिक कंडीशन। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन द पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हुआ, पायरुवेट ट्रांसपोर्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होने से पहले वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के दौरान जो है वो 3 मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब पायरुवेट का पूरी तरीके से ब्रेकडाउन होगा, और जो भी बची कुची एनर्जी है ग्लूकोज के जो ग्लाइकोलिसिस के अलावा हमको निकालनी थी, वो पूरी एनर्जी का ट्रैपिंग करने के लिए हमको क्रेब्स साइकिल चलाना यहाँ पे जरूरी है। Pyruvate enters into the perimitochondrial space where the linkage reaction happens by oxidative decarboxylation of pyruvate and the formation of acetyl coenzyme। डरिए मत, बता दो कैसे होता है। दिस कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो क्या कहा हमने, क्रेब साइकिल में जाने से पहले पायरुविक एसिड का कन्वर्शन होता है एसिटाइल को एंजाइम में, एसिटाइल को ए, यानी कि को एंजाइम ए। किसी बुक में लिखा होगा कि ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, पर स्पेसिफिकली अगर आपको लिखना है तो दिस प्रोसेस स्पेसिफिकली हैपेंस इन द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। याद रखिएगा, या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी रख सकते हैं। तो पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का यहाँ पे रिमूवल होता है। पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल का था, कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, क्योंकि 6 कार्बन वाले ग्लूकोज से 2 3 कार्बन वाले ग्लूकोज पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने थे। तो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से एक कार्बन वाला मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, तो बचा कितने पास हमारे पास, 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, दैट इज एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को ए। तो एसिटाइल को ए, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ, तो एंजाइम कहा हमने पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज।
तो ये रिएक्शन हम डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन हैपन्स हुई। तो 3 मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड का हमको 2 मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड में फॉर्मेशन कराना है और यहाँ पे 2 H हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे रिलीज हो गए, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूव हुआ, इसीलिए पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारे पास होगी और हमारे पास कोएंजाइम यहाँ पे लगेगा थायामीन पायरोफॉस्फेट और रिक्वायरमेंट होगी हमको Mg डाई पॉजिटिव आयन की और को एंजाइम ए जो है वो एसिटाइल के साथ ऐड होगा, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे रिमूव होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा और ये दो H पॉजिटिव यहाँ पे बने थे वो क्या करेंगे NADH को रिड्यूस करेंगे, NAD पॉजिटिव का रिडक्शन होगा, NAD पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू NADH। ओके, तो एक पायरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ, एडिशन हुआ, कोएंजाइम ए का NAD positive is converted into NADH. This reaction is called as linkage reaction. क्यों इस रिएक्शन को बोला लिंकेज रिएक्शन का होगा? क्योंकि this reaction link process of glycolysis with the process of Krebs cycle. क्रेब्स साइकिल को लिंक करने वाली ये रिएक्शन होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये कहाँ पे ऑकर होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या फिर मोर स्पेसिफिकली पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ये एसिटाइल को ए पार्टिसिपेट करेगा आगे जाके क्रेब्स साइकिल में, आगे जाके एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल प्रोसेस को लिंक करने वाली रिएक्शन थी, इसीलिए इस रिएक्शन को हमने कहा है लिंकेज की रिएक्शन, लिंकेज रिएक्शन। ठीक है, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स इनटू एसिटाइल कोए, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है वो वेस्ट करके जाएगा, NAD पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन होगा, NAD पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन होके फॉर्मेशन ऑफ NADH, NADH कहाँ पे जाएगा? ये NADH ETS में एंटर करेगा, ये ETS एंटर में करेंगे बाद कोएंजाइम ए जो है वो एसिटाइल के साथ एक्ट होगा। ठीक है, ये एसिटाइल के मॉलिक्यूल के साथ एक्ट होगा और डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे अब तक हमने देखा था कि पायरुवेट एनारोबिक कंडीशन में किस तरीके से जाता है और एरोबिक कंडीशन में किस तरीके से उसका फेट होता है। तो एसिटाइल को ये आगे जाके पार्टिसिपेट करेगा क्रेब साइकिल में। तो ये था कि पायरुवेट एरोबिक कंडीशन में उसका फ्यूचर किस तरीके से होता है, इसका फेट किस तरीके से होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल क्या होती है, एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में कैसे एंटर होता है, क्रेब्स साइकिल की सेल को रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसका गेन क्या होता है, उसका जो है वो कंप्लीट मैकेनिज्म क्रेब्स साइकिल का हम देखते हैं। तो ठीक है, अब हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है आज का। तो लेक्चर खत्म होने के बाद अकॉर्डिंग टू हमारी प्रथा के अकॉर्डिंग आपको होमवर्क देना होगा। आज का होमवर्क ये रहा, हाउ रनिंग एनिमल्स, migrating birds often fly great distance high speed without rest and without incurring an oxygen defect। आपको पता होगा जैसे हम दौड़ने लगते हैं हमको ऑक्सीजन कम होता है, हम दौड़ते जाते हैं तो एक स्टेप ऐसी होती है कि हम थक जाते हैं, हमारा और दौड़ना नहीं होता, हमारा स्टेमिना खत्म हो जाता है, हमको बैठ के जोर जोर से थाप लेना मतलब जोर जोर से ऑक्सीजन लेना जरूरी होता है। पर जो चीता है जो स्पीड से दौड़ता है, जो शेर है जो स्पीड से दौड़ता है, एक आधा चूहा एकदम फास्ट भाग सकता है, एक आधा जो क्या रैबिट बोलते हैं हम उसको, रैबिट भी फास्ट फास्ट भागता है। माइग्रेटिंग बर्ड्स जो एक जगह से एक पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं, बहुत देर तक वो जो उड़ते रहते हैं, क्या उनमें एनॉक्सिक कंडीशन नहीं डेवलप होती है? क्या उनमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है? ठीक है, तो जब हम थोड़ी देर तक ही दौड़ते रहते हैं हमारे पास हम थक जाते हैं, तो ये क्या इन एनिमल में ऐसा नहीं होता है? अगर होता है तो उनका रेस्टिंग टाइम क्यों कम होता है, वो क्यों कम रेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा उनका इफेक्टिवनेस होता है ऑक्सीजन का या ग्लाइकोलिसिस या क्रेब साइकिल आगे प्रोसेस चलाने का। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है अगले लेक्चर में।
ये आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है या फिर अपने सीनियर्स को पूछना है, जो भी करना है कर लो, पर मुझे इसका आंसर अगले लेक्चर में चाहिए। गूगल फॉर्म्स में इसका आंसर आपको लिख के देना होगा। आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना जरूरी है। ढूंढिए, क्यूरियस क्वेश्चन है ये, आपके मन में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। भला हम थोड़े से दौड़ने के बाद थक जाते हैं, पर ये एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क, आपको करना कंपलसरी होगा। ठीक है, यहाँ तक कि हम देखते हैं आगे आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रेब साइकिल किस तरीके से चलती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।